सो ओके बच्चों, तो व्हाट सेक्शन ए सेज, सेक्शन ए में हमारा इंग्लिश है। अभी हम इंग्लिश को देखेंगे और इसी को टैकल करने की कोशिश करेंगे कि हाँ इंग्लिश में हमारे कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं, कितने हम आप लोगों ने ठीक किए हैं, कितने नहीं। तो अब जल्दी से मिलान कर लेना, ठीक है। सो लेट मी पुट द थिंग्स ओवर हियर। सेक्शन ए सेज, अगर आपको ये दिख रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, मैं एक बात और आपको बता दूं, जो अलग अलग सेट्स में दिस क्वेश्चन नंबर कुड बी लाइक 24th इन योर सेट, और क्वेश्चंस के नंबर्स चेंज हो सकते हैं बट क्वेश्चंस विल रिमेन सेम। पेपर एक ही है, तो क्लास 6 के एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन होगा वो सेम ही पेपर होगा। 25 के 25 क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन के सेम रहेंगे, बट उनके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं सेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो आप मैच कर लेना। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है। अब इसमें हम लोगों को क्या देखना, द ट्रेन, यहाँ पे हमने क्या वर्ब आएगी, क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, दैट वी नीड टू जस्ट चूज फ्रॉम द ऑप्शन। यहाँ पे आंसर होगा स्टॉप्ड, ठीक है। द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, वॉज स्टॉपिंग, हैज स्टॉपिंग, नो, हैज स्टॉप्ड। बेसिकली अगर हम प्रेजेंट में भी बात करें तो स्टॉप्ड आता है उसके साथ में। वॉज स्टॉपिंग, रुक नहीं रही थी, अचानक से नहीं रुक सकती है, ठीक है। स्टॉप मीन्स अचानक से वो रुक गई, ठीक है। इसके साथ कभी भी स्टॉप नहीं आता, स्टॉपिंग होता है बेसिकली, वो भी एक सेंस नहीं बनता, ठीक है। दिस विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ योर स्टॉप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे चूज दी सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इस केस में देखो, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के साथ में नहीं होती है, ऑब्जेक्ट जिसमें ना हो। इसमें काइट्स है, इसमें रेस है, रेस, इसमें हिज डेयरी है, बेसिकली ये डेयरी जो आ गया, ये जो है दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, इफ यू कैन सी बर्ड्स मीन्स ये हमारा सब्जेक्ट है और फ्लाई हमारा यहाँ पे सिर्फ वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन। कंजक्शन के बारे में हमें बताना, आई डोंट नो ही हैज गॉन और नॉट। और आगे अगर यहाँ पे तो तुम ये समझ जाओ सीधा सीधा, और के साथ में ये नहीं आएगा बॉस, ठीक है। वेदर आता है यहाँ पे, तो आई डोंट नो वेदर ही हैज गॉन और नॉट, आई डोंट नो वेदर ही हैज गॉन और नॉट, दिस विल बी योर राइट आंसर। जिस बच्चे का ये वेदर जिसने टाइप किया है, दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट दी सेंटेंस विद द सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में यहाँ पे बताना है हमें। राम इज, ए आ सकता है, दा आ सकता है। बच्चे इसमें ज्यादा कंफ्यूज होंगे भाई, देखो ना तो वो दैट लगाएंगे ना एन लगाएंगे, कोई लॉजिक नहीं बनता है। एन लगाने का लॉजिक इसलिए नहीं बनता है भैया, यहाँ पे एस है, ठीक है। ए और दा में कंफ्यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ए आएगा बेसिकली। वो कारण क्या है उसका, अगर दी स्टूडेंट इनिशियली होता, राम इज के बाद में बेसिकली द स्टूडेंट नहीं आएगा, हु, तो यहाँ पे ए हमारा सेट बैठेगा, ठीक है। और ए विल बी लॉजिकली करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, जिस बच्चे ने ए लिखा है उसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन हमने यहाँ पे चूज करनी है। प्रपोजिशन, द स्पीकर इज गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, ऑफ द रोड, मैं ही इज गोइंग ऑफ द रोड, ऑफ रोड आपने सुना होगा, ऑफ द रोड व्हीकल चला रहा है वो, ये सब, ठीक है। अभी यहाँ पे बेसिकली जो आंसर होगा हमारा, जो करेक्ट आंसर होगा, दैट विल बी ऑफ द रोड, ठीक है। दिस विल बी द राइट आंसर। स्पीकर जो मतलब बोलने वाला है, जो स्टेज पे खड़ा है बंदा, इज गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से बाहर चले जा रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। मतलब इसमें ना करेक्ट वर्ड हमने चूज करना है। देखो, अकबर्स आर्मी द कैसल ऑफ चित्तौड़गढ़, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया, देखो ये पहले तो ये सोचो, अकबर की जो आर्मी थी, पास्ट के बारे में जनरली बात हो रही है। जब पास्ट के बारे में बेसिकली बात होती है तो तुम्हें पता होगा पास्ट में जितनी फॉर्म होती है, इधर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है, जो हमने बेसिकली यूज करनी है, ठीक है। ये सारी सीज है, दिस इज द, दिस सीज, ऑल आर दिस प्रेजेंट वर्ब्स, और द अफर्मेटिव के लिए या वर्ड, या बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट वर्ब है। सीज विल बी द राइट आंसर फॉर इट, ठीक है। अकबर की जो आर्मी ने ना चित्तौड़गढ़ का जो किला था बेसिकली उसको सीज कर लिया था, ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बीट द एयर। ठीक है, ईडियम्स और फ्रेजेस बहुत सारे रटे होंगे आपने, बट यहाँ पे ये आया, मैंने देखा था पेपर में सिंगल ही आपको दिया हुआ है, बेसिकली एक ही क्वेश्चन है इसका दिया हुआ है, बच्चों ने बहुत याद किया होगा। बीट द एयर मतलब हवा में, हवा को अगर हवा चल रही है उसको मार रहे हो तो कुछ फायदा है, कुछ लॉजिक है, कोई पॉइंट बनता है, कुछ कर पाओगे हवा के साथ में मार के, तो मतलब यूजलेस है बेसिकली। तो सिंपल सर, टू मेक यूजलेस एफर्ट, दिस इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट होगा। विक्टोरियस, जीत रहे हो, डिफीटेड, किसी को हरा रहे हो, टू डिफाई, दिस दीज आर द ऑल नॉट एप्लीकेबल। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे अगर आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखेंगे, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। थ्रेट, थ्रेट मीन्स होता है बेसिकली धमकी देना, आप किसी को मतलब थ्रेट दे रहे हो, थ्रेट देना। ठीक है, ये समझ सकते हो, जनरली बच्चे आजकल एक दूसरे को थ्रेट दे देते हैं, तुझे मैं कल देख लूंगा, ओके, मैं आई एम गिविंग यू थ्रेट, रिमेंबर दैट, ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसका हमें अपोजिट बताना है बेसिकली। थ्रेट का अपोजिट होता है सेफ्टी। ठीक है, थ्रेट का जो अपोजिट होगा वो होगा आपका सेफ्टी, दिस इज द राइट वर्ड। सेफ्टी देना, किसी को धमका नहीं रहे हो, डरा नहीं रहे हो, किसी को सेफ कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये सब बच्चों को जनरली आता होगा, मेरा ऑर्डर सैंक्शन कर दो, या ऑर्डर सेक्शन कर दिया, सैंक्शन बेसिकली, तो दैट इज द फर्स्ट वन ऑप्शन इज द करेक्ट स्पेलिंग है, SANCTION, सैंक्शन करना। ठीक है, बिल सैंक्शन कर दिया, मेरा चेक सैंक्शन कर दो, लाइक दिस काइंड ऑफ वर्ड्स बेसिकली वी यूज। ये जो स्पेलिंग्स हैं बाकी की ये गलत हैं, और स्पेलिंग मिस्टेक्स में से ये क्वेश्चन का जहाँ पे बहुत सारी स्पेलिंग्स हमने याद कराई थी बच्चों को, उसमें से ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अच्छा, अपोजिट वर्ड हमें बताना है किसका, फॉरगिवनेस का। फॉरगिवनेस बेसिकली होता है माफी देना। ठीक है, माफी देना, इस रिस्टोर का भी सिमिलर टाइप मीनिंग होता है, डिक्लाइन का भी सिमिलर होता है, विड्रॉ का भी। रिवेंज होता है इसका ऑड वर्ड, रिवेंज मतलब बदला देना, माफी वाफी नहीं दे रहे भैया, बदला लेंगे, भाड़ में जाए माफी देना। ठीक है, हम तो बदला लेके रहेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस इज, दोनों के दोनों कैसे वर्ड है, अपोजिट। ओके, मेरे पास पेन नहीं है, आई एम यूजिंग माई फिंगर, नो वरीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब आर्टिकल हमें चूज करना, ए एन और द आपने पढ़ा होगा, ही इज ऑनेस्ट। भैया देखो, ये मैंने बड़े डीपली तरीके से पढ़ाया भी था, समझाया भी था। इस केस में बहुत बच्चों ने बहुत मिस्टेक करी होगी, एच को देखा है, एच को देखते ही सीधा उन्होंने टॉप दिया होगा ए। ठीक है, ही इज ए ऑनेस्ट ऑफिसर, बट मैंने बोला था यहाँ पे साउंड्स हम देखते हैं, साउंड्स कैसी वो साउंड्स निकल के उससे आ रही है, तो कभी भी आपने ऑनेस्ट बोलते हुए किसी को देखा नहीं होगा, ऑनेस्ट हम बोलते हैं, और बेस्ड ऑन ऑनेस्ट, बेस्ड ऑन दैट ऑनेस्ट we use the article and this article will be using there. ठीक है, n is the right option for it. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 था ये, I should see question number 12 over here. Now identify this tense that following the sentence. अब इसमें टेंस बताना है, this sun, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, सेट्स, सेट के साथ s और es लग रहा है, in the west, इन दी वेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। ये कौन सा सेट, एस और एस कहाँ पे लगाते हैं हम, प्रेजेंट में लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, दैट्स, कुछ आज ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा जो मेन लॉजिक है वो दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस, जो मेन कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द क्वेश्चन, व्हाई दैट इज द राइट आंसर, दैट्स आई एम जस्ट ओनली कैलकुलेटिंग ओवर हियर। मैं वही सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि वो सही आंसर क्यों है और सही ऑप्शन वो क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक दी ऑफ दीज प्रोडक्ट। अब देखो, दी क्वालिटीज कभी नहीं होता, क्वालिटीज कभी नहीं होता, कितने भी प्रोडक्ट हो उनकी क्वालिटी होती है, तो सो क्वालिटी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस। द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट इज गुड, इज गुड, द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट इज गुड। ठीक है, प्रोडक्ट्स के बाद में वो क्वालिटी को इज बोला गया है, ना कि
दीज प्रोडक्ट को कभी कभी क्वालिटी के साथ आप आर नहीं लगा सकते, वहां पे क्वालिटी को आर नहीं से रिप्रेजेंट नहीं करोगे, दैट विल बी काउंट एज ए सिंगुलर ओनली. सो दिस इज द राइट आंसर फॉर इट. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. ठीक है, 14 to 18 हमने पहले इसको तसल्ली से पढ़ लेना. देखो, इट इज बिलीव दैट ए पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स. देखो, ये एक शॉल होता है, देखा होगा तुमने जनरली, ऐसा ये टाइप का शॉल होता है जो कि बहुत गर्म होता है. इतना गर्म बता रहे हैं कि जितने भी 6 स्वेटर, जैसे 6 स्वेटर्स की गर्मी होती है ना, उतना गर्म ये अकेला एक शॉल होता है. ये काफी थिन होता है, जबकि ये बहुत गर्म होता है. बकरियां जो हैं, द गॉड्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड. पश्मीना वूल जो है वो बकरियों से, गोट से निकलता है. आर फाउंड ऑन वेरी हाई. टू बी कंटिन्यूड. आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा. ये रहा यहाँ पे एल्टीट्यूड ऑफ 5000. ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर. इन विंटर दी टेम्परेचर हेयर ड्रॉप फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस से जाकर के -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वहां होता है. एक कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन दी गॉड्स बॉडी. जो उनकी जो एक गॉड की जो बॉडी होती है, मतलब शरीर होता है, उस पर वार्म कोट जो है, मतलब धीरे धीरे हेयर्स जो उसके ग्रो होते हैं, विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम दी एक्सट्रीम कोल्ड. जो बाहर के कोल्ड से, जो ठंड होती है, जो ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से बेसिकली उसको बचाते हैं, इस वाले टेम्परेचर से. द गोड शेड्स सम ऑफ दियर हेयर्स, जिसको फर बोलते हैं, इन समर. दिस हेयर इज सो फाइन एंड दैट 6 ऑफ दीज वुड बी एज थिक एज 1 हेयर ऑफ योर्स. फाइंड दैट 6 ऑफ दीज वुड बी एज थिक एज 1 हेयर ऑफ, जैसे जितना हेयर हमारा होता है उससे कंपेयर किया गया है 6 टाइम ऑफ दीज हेयर्स. द फाइन हेयर कैन नॉट बी वोवन ऑन द मशीन एंड सो वेवर ऑफ कश्मीर मेक दीज शॉल्स बाय हैंड. कैसे बनाए जाते हैं? हाथों के द्वारा. दिस इज ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस. बहुत ही बड़ा और लंबा प्रोसेस होता है. कम से कम या लगभग 250 घंटे के बाद में, या बुनाई करने के बाद में, वेविंग करने के बाद में 1 प्लेन पुष्पीना शॉल तैयार किया जाता है. ठीक है, इमेजिन कर लो हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक ए शॉल विद दी एम्ब्रॉयडरी. अगर एम्ब्रॉयडरी वाला शॉल बनाया जाएगा तो कितना समय ये लेगा. जब 250 घंटे एक शॉल को बनाने में लगते हैं, तो सोच के देखो एम्ब्रॉयडरी वाला शॉल बनाने में कितना समय लगता होगा. फिलहाल मैंने इसको क्लीन कर दिया है. अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस की साइड में. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी 14 to 18 इसी पे डिपेंडेंट है. आई विल बी कीप्स ऑन चेंजिंग द स्लाइड्स. मैं आपको दिखाऊंगा भी जिसका आंसर कौन सा कहाँ पे होगा. देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. इट इज बिलीव दैट ए पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज, कितना बताया था? 6 स्वेटर्स, वो बताया था हमने. अगर देखना भी है तो तुम आराम से देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है. कहीं हमने यहीं पे जाके देखा था. दिस इज वार्म एज 6 स्वेटर्स. ठीक है, पुष्पीना जो शॉल है उसके बारे में जो बात करी इन्होंने. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. द गोट शेड सम ऑफ दियर हेयर्स फॉर इन समर, या देयर हेयर फॉर इन विंटर, रेनी सीजन, स्प्रिंग. ना तो स्प्रिंग की कोई बात हुई है ना रेनी सीजन की. बच्चे ने बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा तो विंटर और समर में हुआ होगा, लेकिन हम वहां दिखा देते हैं कि उन्होंने कौन से सीजन की बात करी है. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो द गॉड सेड सम ऑफ दियर हेयर फॉर इन समर. तो जिसने बच्चे ने समर यानी फर्स्ट ऑप्शन अगर डाला है तो ये इसका करेक्ट है. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. इट शुड बी नियर बाई दिस साइड. चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर ऑलमोस्ट 250. कितने आवर? 250 घंटे के बाद. हमने देखा था ना. कैन यू सी ओवर हियर नाउ? 250 आवर्स के बाद में एक प्लेन शॉल, पुष्पीना शॉल तैयार किया जाता है. तो आंसर इसका होगा 250 आवर्स. ठीक है जी. नाउ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है एक कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड. ठीक है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द हेयर. अच्छा, एक बात बताइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने मैनी टाइम्स पढ़ाए थे. पार्ट्स ऑफ स्पीच में
यहाँ पे गौर से समझने वाली बात है, हेयर के बारे में पूछा है, ठीक है। पहले तो ये सोच लो वार्म क्या है, वार्म है एडजेक्टिव, गरम, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद भैया सीधा सीधा आता है नाउन, सीधा सीधा बोल दो, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन तो है नहीं, ठीक है, तो ये क्या है, नाउन है। तो हेयर क्या है यहाँ पे, नाउन की तरह, वर्ब भी नहीं है। दिस इज गलत, दिस इज गलत, ये बच्चे बिल्कुल सोचो ही मत, आएगा ही नहीं दिमाग में, सीधा नाउन आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द अपोजिट ऑफ द थिक। अच्छा, थिक का अपोजिट आपने बताना है, सीधा सीधा आंख पीछे के। थिन बच्चे ने जिसने लिख दिया उसका करेक्ट है, वॉर्न भी नहीं हो सकता, वार्निंग के सीधा, सॉफ्ट भी नहीं हो सकता, फाइन भी नहीं हो सकता, गलत। दिस इज, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सो थिन इज द राइट आंसर, ठीक है। मोटा और पतला, मोटा और पतला, ठीक है, अपोजिट की बात कर रहे हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें एडजेक्टिव बताना है दिए गए हुए ऑप्शंस में से कौन सा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताया, उनको एक्सप्लेन करे। हाई क्या होता है, ऊंचा, बिल्कुल हो सकता है। फाउंड मीन्स होती वर्ब, ये क्या है, बर्ड्स, ये नाउन है, ये क्या है, वर्ब है, तो सीधा राइट आंसर है भैया ऊंचा, ठीक है। दैट प्लेस इज वेरी हाई, वो दैट बिल्डिंग इज रियली हाई, इस तरीके से आप, दैट ब्रिज इज रियली हाई और सो मच हाई, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिग्री ऑफ द कंपैरिजन। डिग्री ऑफ द कंपैरिजन, ध्यान रखना, ये डिग्री और सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री के बारे में जब हमने बताया था, तो आई हैव मनी इन माई पॉकेट, आई हैव मनी इन माई पॉकेट, नॉट सो मोर नहीं आएगा बिल्कुल भी, नोट के साथ में आ सकता है अगर बात करी जाए, नॉट सो मोर नहीं आएगा। ये मोस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर डिग्री की हम बात करें। मैनी बिल्कुल काउंटेबल है ही नहीं, तो यहाँ पे जो है मनी जो है अनकाउंटेबल होता है, कैसी होती है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये मैंने लिखा है, तो इसमें मोर आएगा, मोर विल बी योर करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने मोर लिखा है दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ रियल। रियल का अपोजिट हमने बताना है कि इनमें से क्या है। रियल क्या होता है, बेसिकली मैं अभी रियल बच्चों को मेरी क्लास में अगर बैठे हुए हैं तो पढ़ा रहा हूँ, दोज आर रियल, लेकिन अगर उनको नहीं पढ़ा रहा तो इफ आई एम जस्ट डूइंग की इमेजिनरी, क्या होता है, इमेजिनरी, इमेजिन कर रहा हूँ मैं। रियल का अपोजिट होता है इमेजिन, आपको भी पता है कि इमेजिन करके किसी चीज को करना, कि तुम इमेजिन कर रहे हो, राइट, दैट इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ रियल। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रिसीव। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, रिसीव कर रहे हो, मनी रिसीव कर रहे हो, पैसा रिसीव कर रहे हो, ईमेल रिसीव कर रहे हो, RECEIV होता है और वो ही फर्स्ट है इसमें। अलग ही स्पेलिंग मिस्टेक्स ये स्पेलिंग वाले में से दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलर देखो RECIE दे दिया है यहाँ पे, तो ये इसी तरीके की मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं। ये तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता, ज़्यादातर ये भी कोई पॉइंट नहीं बनता, डबल ई और डबल ई आने से बच्चा समझ गया होगा, बट इसमें और इसमें कंफ्यूज होता है। RECEIVE इसकी राइट स्पेलिंग होती है रिसीव की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इम्प्रूव द सेंटेंस एंड रिप्लेस इट विद द अंडरलाइन वर्ड। देखो करेक्ट वर्ड हमें पता करना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, देयर क्या है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए बेसिकली। देयर क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देयर मीन्स आई एम लिविंग देयर, यू आर प्लेइंग देयर, ठीक है। आई एम कमिंग फ्रॉम, आई एम कमिंग देयर, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, और ये यहाँ इन्होंने सब्जेक्ट में यूज कर दिया। ये तो बड़ी नाइंसाफी है रे भाई, देयर नहीं आएगा, ठीक है ना। क्यों बच्चों, देयर तो कोई पॉइंट नहीं। अब देयर की स्पेलिंग THEIR, ये एक वर्ड आएगा, देयर्स भी नहीं आ सकता, देयर्स भी नहीं आ सकता, नो इम्प्रूवमेंट, ये गलत है। क्यों भाई, देयर डालो, ठीक है। डिड दियर बस, ये देयर है, ये दियर है। डिड दियर बस कम इन ऑन टाइम, क्या उनकी जो बस है वो समय पे पहुंची या टाइम पर पहुंची, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इम्प्रूव द सेंटेंस। सेम ऐसा ही है कुछ कुछ। राम लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर। देखो राम ने घर छोड़ दिया
शाम के वहाँ पहुँचने से पहले, ऐसा क्वेश्चन है ये बच्चों। इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर सेकंड बिफोर से पहले वाला सेंटेंस जो होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट में तो सीधी लेफ्ट तो आएगी नहीं भैया, ठीक है, सीधा सीधा आएगा, हेड लेफ्ट आएगा। हेड कहाँ लगाया इसने, लगाया ही नहीं, हेड लेफ्ट यूज करेगा इसको। तब उसके बाद में जो बिफोर के बाद वाला सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में इसने बनाना है, तो वो बनाया हुआ है। श्याम गॉट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द गेट। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 25 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश सेक्शन, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल क्वेश्चन, आई नीडंट आस्क हिम। तो इसमें देखो, इसी के बेस पे मुझे उससे पूछने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। आई नीडंट आस्क हिम, नीड आई, दिस विल बी द राइट आंसर। कैन आई, एम आई, आरंट आई, नो, जो यहां पे होगा वो ही इस कोमा के बाद आएगा, नीड आई। तो जिस तरीके के क्वेश्चन है, ये हमारा इंग्लिश सेक्शन है। तो होपफुली आप लोगों ने अपने टिक मार्क कर लिए होंगे और कैलकुलेट कर लिए होंगे कि हाउ मेनी मार्क्स यू हैव बीन ऑब्टेन। यू कैन पुट योर कमेंट्स इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। अभी मैथ्स के सेक्शंस पे मैं मूव करूंगा, तो लेट्स गो थ्रू द मैथ्स सेक्शन। यस, हम कहाँ पर आ गए हैं, मैथमेटिक्स सेक्शन पे। मैथमेटिक्स सेक्शन को हम पढ़ने के लिए बेसिकली अब हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि मैथ्स में हमारे कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। इसकी आंसर की आपको पता चल जाएगी धीरे धीरे, जब हम सॉल्व करते चले जाएंगे कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दैट वी विल बी गेट टू नो आफ्टर दिस। तो क्वेश्चन नंबर 26, 50 क्वेश्चन टोटली किसके होते हैं, मैथ्स के। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग द रोमन नंबर ऑफ 199। 199 यहाँ पे देख लो, 199, 9 ये जो हमारा व्हाट वी विल राइट सी, ठीक है। 100 की अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे बोलूँ एक्स सी में से 10 चले गए यानी कि 90, तो ये हो गया टोटल 190, और ये हो गया हमारा आई एक्स विच इज 199। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ए नंबर रिटन यूजिंग दी रोमन नंबर इतना, तो उसको अब सॉल्व करना है हमको। अभी देखो, सॉल्व करने के लिए डबल एक्स आई है, तो ये हो गया 21, ये माइनस 10 और 5 15, माइनस 6, ये अच्छे से बताइए आपको, ये ब्रैकेट में है, उसके बाद माइनस 6 है, फिर प्लस है। दिस वन इज 500, ऐसे ही लगाओ, देखो 500 ये है, 100 ये है, मीन्स 600, 50 ये है, 650, 10 10 650 प्लस 20 कितना हो गया, 670 प्लस 3, तो 673 हो गया। ये कितना हो गया, 670। 21 माइनस 15 कितना हो गया, 6 माइनस 6, ये सारा का सारा कट जाएगा आपका। अब यहाँ पे ये 673 को हम क्या लिखते हैं, तो अब ये देखो, सबसे पहले तो भैया m लिखेंगे, c लिखेंगे, उसके बाद में 600 हो गया, x लिखेंगे, mc x लिखेंगे। अब सॉरी 50 भी तो लिखना है हमें भाई, हमें ये 50 भी तो लिखना है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको लिखने के लिए पहले 100 m, उसके बाद में 500 के लिए m हो गया, 100 और चाहिए तो उसके लिए हमारा c हो गया, ठीक है। अब अगर हमें 50 और चाहिए तो उसके लिए हमारा क्या हो गया, l हो गया। अब हमें 23 चाहिए, यानी कि x 1 1। अब ये जहाँ भी है उसको उठा लो, MCL डबल x ट्रिपल I, दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीश ड्राइव्स हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल ही टेक टू ड्राइव 12 किलोमीटर, को चलाने में उसको कितना समय लगेगा। देखो, अगर हमें मतलब ये पूछा है टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 40, डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, 45 कितनी है हमारी स्पीड जिससे वो जा रहा है, ठीक है। अब इतना जाने के बाद में मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि ये जो आ रहा है ये किस में आ रहा है टाइम, ये आ रहा है आवर्स में। अगर आवर को हम 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बिकम इन मिनट्स, क्योंकि वो मिनट्स में पूछ रहा है। यहाँ पे गौर से फरमाओ,
ठीक है, 5 9 जा 45, 12 5 जा 60, उसके बाद में 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, अब इस 3 से ये 4 जा कट जाएगा, 4 4 जा 16 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट फॉर इट। ठीक है, मैं सॉल्यूशन दे करके आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता भी रहे कि क्यों ये क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, उसके बाद में रमन, बोलो भैया रमन, डिस्टेंस को कवर कर रहा है 4 किलोमीटर को इन 40 मिनट्स में। ठीक है, इफ़ ही इंक्रीज हिज स्पीड, अब उसकी जो स्पीड है हमें नहीं पता कितनी है, उसको वो 4 किलोमीटर पर आवर अगर इंक्रीज कर देता है तो अब कितना टाइम लेगा, मिनट्स में बताना है उस डिस्टेंस को कवर करने में। डिस्टेंस तो भैया दोनों कंडीशन में सेम ही है 24। देखो पहले हमें बताना है कि कितना टाइम ले रहा है वो। ठीक है, तो उसने बताया कि 40 मिनट्स ले रहा है, तो स्पीड नहीं पता हमें, टाइम दे रखा है 40 मिनट। ठीक है, अब अगर इसको तुम किस में चेंज करोगे, आवर में, तो 40/60 आवर कर लोगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तुम्हारी स्पीड निकालनी। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 40 मिनट्स, सॉरी 24 किलोमीटर अपॉन ये कितनी है 40/60 है, तो 60 ऊपर पहुंच जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 4 6 जा 12, 6 6 जा 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा था। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर उसकी बढ़ा दी जाए, यानी कि 36 थी, अब कितनी कर दी जाए स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर उसकी कर दी जाए तो उसे कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा उसको इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी है हमारी 24, सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस चेंज नहीं हुई है, अब स्पीड कितनी है 40, तो ये जो टाइम निकल के आ रहा है ये आवर में आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो 60 से तो मिनट में आएगा, क्योंकि उसने बाद में पूछा है मिनट्स में ही बताना है भैया। तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 6 6 जा 36 मिनट लगेंगे उसको। ठीक है, 36 मिनट उसको लगेंगे, तो ऑप्शन सी यानी कि तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो, अमृता वेंट टू मार्केट, अमृता मार्केट जा रही है, चलो बिल्कुल जाओ, परचेजिंग स्टेशनरी आइटम्स फॉर हर सन, अपने बेटे के लिए, सी कैरीड ₹500, अपने मार्केट गई है, 500 रुपये लेकर के गई है अपनी जेब में। अब कह रही है कि उसने जो क्वेश्चन बोल रहा है कि वन था, इतना रुपये तो उसने पे करा नोटबुक के लिए, ये पेन के लिए पे कर दिया उसने, 3.754 इरेजर के लिए उसने पे कर दिया, 48 रुपीज़ उसने बॉक्स के लिए, कलर का बॉक्स है कोई, एंड 142 फॉर ज्योमेट्री बॉक्स के लिए उसने पे किया। ठीक है, हाउ मच मनी सी लेफ्ट विद हर, मतलब उसके पास में हाउ मन जो कितनी जो पैसे हैं 500 रुपये में से इतना खर्च करने के बाद में अब उसके पास कितने पैसे बचे, तो भैया सीधा सीधा है 135.50 को लिख लो, 3.75 को लिख लो, 30.50 को लिख लो, 48.00 को लिख लो। ठीक है, और 142.00 ये उसने टोटल खर्चा किया है। ठीक है, इन सबको कर दो प्लस, तो यहाँ पे जब इसको प्लस करोगे तो ये आएगा 5, यहाँ पे इसको प्लस करोगे ये 0 0 है, ये आएगा 17। ठीक है, तो देखो 5 और 5 10 और 7 17, ठीक है 17, तो कैरी हो जाएगा, तो आपका जो कैरी होगा वो हो जाएगा 1, वो यहाँ लिख लो, 5 और 1 6 6 और 5 और 1 6 और 3 9 9 और 8 17 और 2 19, फिर कैरी 1 हो रहा है, 3 और 1 4 और 3 7 7 और 8 15, ये 5 है। ठीक है, 1 और फिर कैरी 1, तो ये हो गया 359.75। अब उसके पास 500 रुपये थे, उसमें से 359.75 चला जाता है तो बचेगा कितना 0.25, तो यहाँ बच रहा है, यहाँ पे बचे 9 9 में से गया 0, उसके बाद में यहाँ 9 में से 5 और 4 में से 3 गया 1, 140.25 जो भी ऑप्शन हो उसको कट देना आप टिक कर दोगे। ठीक है, सो दिस इज द सी ऑप्शन विच इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आगे देखते हैं, इफ द एवरेज ऑफ नंबर्स, ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ नंबर्स 12 15 19 के एंड इज 13, देखो नंबर कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, 5 नंबर हैं, तो समझ जाओ जब भी जितने नंबर इन पांचों को सम करो और डिवाइडेड बाय 5 कर दो, इक्वल्स टू में कितना एवरेज आ रहा है 13 आना चाहिए, 13 आ रहा है, मतलब दे रखा है इसने, तो क्या करेंगे 12
प्लस 15 प्लस 19, ठीक है, और प्लस 5, इनको ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। 12 प्लस 5 होते हैं आपके 17, 17 और 15 होते हैं 32, और 32 और 19 आपके होते हैं 30 प्लस 10 42, 42 प्लस 9 होते हैं 41 प्लस 2k, k और k कितना है 2k, ठीक है। तो ये मैंने ऐड करने में हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। अगर आपको 15 और 12 होते हैं आपके बेसिकली 27, 27 प्लस 10 आपके 37, 37 और 9 आपके होंगे 37 और 9 आपके हो जाएंगे 46, ठीक है। 46 प्लस 5 हो जाएंगे आपके 51, ठीक है। 51 प्लस 2k इक्वल टू 13 इसने दे रखा है, या इन अपॉन कितने नंबर है 1 2 3 4 5, 5 से आप डिवाइड कर दोगे। अब यहाँ पे 51 प्लस 2k इक्वल टू 13 5 is 65, 2k इक्वल टू 65 माइनस 51, और 51 जब इसमें से जाएगा तो बचेगा मेरे बच्चों 6 में से 5 चले गए 14, तो 2k इक्वल टू 14 और k इक्वल टू आएगा मेरे बच्चों 14 अपॉन 2, 2 7 जा 14, सो 7 इज द वैल्यू ऑफ k व्हाट वी हैव बीन फाउंड। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें करना था, ठीक है। स्लाइटली मिस्टेक्स इनको ऐड करने में बिल्कुल मत कर देना, तो 2 बार क्रॉस चेक कर सकते हो अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए, अदरवाइज ऑप्शन जब करोगे तो पता चल जाएगा यहीं पर। द एवरेज वेट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, द एवरेज वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स, वेट 5 दोस्त हैं, उनका जो एवरेज वेट है वो आई थिंक दे रखा है 1 2 3 4 एंड दिस। अच्छा फाइंड करना है, तो ये सभी को ऐड करके डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज वेट आ जाएगा पांचों के पांचों दोस्तों का, ठीक है। 50 प्लस 50 प्लस 50, तो ये हो जाएगा आपका, और प्लस 50 200 250 फॉर एग्जाम्पशन मैं अपनी तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप ये देख सकते हो, क्योंकि इसमें 2 कम हैं और यहाँ पे 3 ज़्यादा हैं और 5 ज़्यादा हैं, तो 5 और 3 8 ज़्यादा हैं, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 और 1 3 कम है, तो यानी कि 255 विल बी द राइट आंसर ऑफ एडिशन। इन सब का एडिशन करोगे 255 आएगा, 5 से डिवाइड कर दोगे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 51 इज द एवरेज वेट। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट, ठीक है। तो अगर बताना चाहूँ तो मैं आपको ऐसे करते हैं इसको, 48 प्लस 50 प्लस 53 प्लस 55 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 5, इनका क्या आ जाएगा, ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल द वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ द वेट, ठीक है। नेक्स्ट, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो 2 डिस्टिंक्ट लाइन कैन इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट। देखो 2 डिस्टिंक्ट लाइन है, 2 डिफरेंट लाइन है, एक ये लाइन खींच दी एक लाइन खींच दी, ठीक है। ये एक दूसरे को जो काट सकती हैं वो मोर देन 1 पॉइंट पे काट सकते हैं, बिल्कुल नहीं भैया, एक ही पॉइंट होगा जिस पे ये काटेंगी। अलग अलग लाइन है ना दोनों की, दोनों की कैसे काटेगी, एक ही पॉइंट पे कटेगी। तो ये सेंटेंस इसने बोला मोर देन 1 पॉइंट, गलत है ये लाइन, ठीक है। मोर देन 2 लाइन्स कैन पास थ्रू 1 पॉइंट, एक पॉइंट ये बना लिया, एक लाइन ये खींच दी, दूसरी ये खींच दी, तीसरी 4 5 6 कितनी सारी लाइन इस पॉइंट से खींचते हुए निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये इसने बोला है, ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, नहीं। ओनली स्टेटमेंट ट्रू, नहीं। बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, नहीं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 1, ठीक है बच्चों। तो इतना ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ से चलूँ आगे तो नेक्स्ट है 34 में हमने क्या करना है, x की और y की वैल्यू दे रखी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। x और y कितना दे रखा है 30 अपॉन 120, ये होता है 1/4 होगी, x अपॉन y की वैल्यू 1/4 रख लो। तो अब ये सॉल्यूशन करोगे 16 ब्रैकेट में 1/4 प्लस 5 और प्लस 1 प्लस 4 5 जा 20 होता है, अपॉन नीचे रखोगे 4, ठीक है। और ये 16 किस में है, मल्टीप्लाई में, प्लस 1 को अभी बाहर रखो, 4 4 जा 16, 21 और 21 हो जाएगा, 21 4 जा होते हैं 84 और प्लस 1 85 इज द राइट आंसर,
कहाँ पर है ये रहा। ठीक है बच्चों, ये भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ ने 25,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% एनम। मतलब जोसेफ है, कोई बंदा है, उसने क्या काम करा, कुछ पैसे जो है ना 25,000 रुपये किस पे लिए, 6% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे लिए 4 साल के लिए। अब उसको कितना पे करना पड़ेगा एंड ऑफ द 4 ईयर्स। तो देखो इंटरेस्ट की बात नहीं पूछ रहा है, ये टोटली अमाउंट पूछ रहा है, उसे टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा एंड ऑफ दी 4 ईयर्स। तो भैया 25,000 तो उसने लिए थे, ये लो 25,000 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना था, रेट क्या है 6%, टाइम कितना था 4/100 कर दो। फॉर्मूला होता है PRT/100 SI कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो 100 से ये कैलकुलेशन आप कर लोगे यहाँ से। 250 है मल्टीप्लाई बाई 4 सीधा करो, कितना होगा 2 चौक 10 यानी कि 1000 हो जाता है। मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 6000 का क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। 25,000 उसने लिए थे प्लस 6000 यानी कि टोटल अमाउंट जो है बेसिकली आप कैलकुलेट कर लोगे, हाउ मच ही विल बी गेटिंग पेड, या मतलब फिर कितना पे करना पड़ेगा। 25,000 प्लस 6,000 हो जाता है आपका 31,000। दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, in how many years will a sum of 1800 become 2610 on a simple interest at the rate of 9% per annum। अब इस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले देखो इसका ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%, कितना 9%। पहले तो दिस शुड बी माइनस 2610 माइनस के 1800, कितना हुआ ये प्रिंसिपल है, ये टोटल अमाउंट इसने दे रखा है। तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे 0 1 और 26 में से 18 चले जाएंगे तो सीधा सीधा है 810 का सिंपल इंटरेस्ट है। 810 दे रखा है इक्वल्स टू, अब अमाउंट प्रिंसिपल आपका 1800 था मल्टीप्लाई बाई 9%, टाइम हमने निकालना है, इस परसेंट को हटा देंगे और ऊपर नीचे क्या रख देंगे 100, 0 से 0 0 से 0 काट लेंगे, 18 9 जा जो भी बैठता है, t इक्वल्स टू आएगा आपका 810/18 इंटू 9। ठीक है, तो यहाँ से इसको 9 9 जा 81 और 0, ऊपर 90 आ गया और नीचे 18 आ गया, 18 5 जा 90। तो 5 ईयर्स का आंसर करेक्ट होगा। 5 साल के लिए उसने, हाउ मेनी ईयर्स विल द सम, 5 साल के लिए इतना अमाउंट इतना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आराम से समझते रहो। अगर आपको फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं थोड़ा जल्दी से समझा रहा हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्डिंग पे तुम रख सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वो यूट्यूब का बहुत अच्छे से फीचर दे रखा है, आप उस पर ईजिली इंजॉय कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब ये क्या है, द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ भी है, मैनी टाइम्स हमने बताया है भाई, उसके सभी साइड्स को मेजर कर लो। ठीक है, जैसे कोई स्क्वायर दे रखा है, इसका हम क्या करते हैं, इसका पैरामीटर निकालना है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड प्लस कर दो, सिंपल। अगर कोई ये है, एक साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड, तो 5 साइड को क्या कर दो प्लस कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा पैरामीटर निकालना है, पहले काउंट करो 4 कितने, जल्दी से आंसर बताना। 4 4 4 4 कितने हैं, 4 टोटल 4 है 8, 4 इंटू 8 कर दो पहले तो। ठीक है, या फिर इनको बार बार ऐड कर दो 8 टाइम, तो बात तो वही होगी, 32 आ जाएगा। उसके बाद में 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 इंटू 8 कर दो 16। ठीक है, और ये हो गया आपका 48। तो 48 इज द राइट आंसर फॉर पैरामीटर ऑफ दिस फिगर, वॉट एवर दिस फिगर इट इज। इसका जो पैरामीटर होगा वो कितना होगा 48, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, जो कि हमारा पैरामीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम आप यहाँ पे आपका, पिंकी रन्स अराउंड ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है, इसके चारों तरफ भाग रही है पिंकी। ठीक है, 50 मीटर्स एंड टेक्स द 6 राउंड। 50 मीटर कितना भागती है, जिसकी जो साइड है 50 है, ये 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड, तो कितना हो गया 200। और कितने चक्कर लगा रही है, 6 राउंड लगा रही है, 1800 मीटर भाग रही है। कितना भाग रही है, 1800 मीटर भाग रही है। श्रुति रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड। श्रुति के यहाँ एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 160 मीटर एंड ब्रेथ, तो ये 160 और ये 120 है। ठीक है, ये रेक्टेंगल थोड़ा अच्छा सा बना लो जैसा बनता है।
160 और 120 है, तो इसका क्या होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B होता है। 16 और 120 कितना हो जाता है 280। 280 मल्टीप्लाई करोगे तो 560 क्या हो जाता है इसका पैरामीटर 560। तो लेकिन इसके राउंड कितने मारती है 2 राउंड मारती है। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे 560 200 या 500 2 लगा दोगे 1000 तो 1120 विल बी द मीटर। वो इतना भाग रही है 2 राउंड लगाने के बाद में। हु कवर मोर डिस्टेंस एंड हाउ मच, अब बता दो कौन ज़्यादा भागती है कितना ज़्यादा भागती है। ये कितना भाग रही थी 1800, ये कितना है, तो पहले नंबर की लड़की का नाम क्या था पिंकी, तो पिंकी भाग रही है तेज, ठीक है, पिंकी तेज भाग रही है, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने 200 600 1200 होते हैं, सॉरी 1800 नहीं 1200। अब 12 ये भी पूछा कि कितना, पिंकी तो कई जगह 2 जगह पिंकी, अब 80 या 40, तो 1200 में से क्या माइनस कर देंगे, कितना भाग रही है 1120 माइनस कर देंगे 80 है, बचेगा कितना बचेगा 80, तो 80 मीटर पिंकी, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लीन कर दो, उसके बाद में ऊपर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 39, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। देखो भैया द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999 4 डिजिट नंबर, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का क्या होगा, तो कितना हो गया 999100099 ऑप्शन 3 इज द करेक्ट, ठीक है। इन दोनों को सम कर रहा है, यही बोल रहा है वो। उसके बाद में द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग दी। अब इस नंबर से इनसे बना करके ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट पहले तो सबसे बड़ी यूनिट लिख दो, उसके बाद में लिख दो 5 के बाद में 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट नंबर है यूजिंग दीज 5 डिजिट्स, इनसे बना हुआ। अब इनसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनाएंगे हम 1 0 3 1 0 2 3 5, ठीक है। अब आप कुछ बच्चे सोचते होंगे 0 हम पहले ले सकते थे, लेकिन अगर 0 पहले लिखते तो वो 4 डिजिट का नंबर हो जाता, 0 काउंट नहीं होता शुरू में अगर इनिशियली होता तो, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो बड़ा नंबर ये है 10 में से 5 चले जाएंगे तो तुम्हारे 5 बचेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 0, यानी कि 10 में से 3 चले बचेंगे जाएंगे तो तुम्हारे बचेंगे यहाँ पे कितने 7। अब यहाँ पे खुद भी देखते रहो 75, सीधा आंसर इसी पे टेक देना अगर इस तरीके का दिख रहा है आपको, नहीं तो फिर भी अगर आगे तक देखना है तो देख सकते हो। यहाँ पे बचेंगे 11 में से 2 जाएंगे आपके 9, और यहाँ पे रहे बचेंगे 2 और 5 में से 1 गया 42975 42975 इज द राइट आंसर, ठीक है। वरना 2 डिजिट आते ही वहाँ से भी बच्चा समझ सकता है और ऑप्शन नंबर 4 को करेक्ट कर सकता था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3, 3 से नंबर हमने बता रखा है, वो नंबर डिविजिबल, पहले ना उस नंबर का डिजिट्स का सम कर लो। अगर वो जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिडक्ट हो रहा है तो वहाँ पे समझ जाओ कि वो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर देख रहे हैं तो 4 और 2 6 और 3 8 6 और 3 9 9 और 7 16 16 और 11 बेसिकली होते हैं तुम्हारे 27। लो भैया यही नंबर हो गया, ये करेक्ट ऑप्शन है 3, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, 3 9 जैसे 27, तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। बाकी के तुम अपने आप देख सकते हो, लो मैं देख लेता हूँ फिर भी। 3 और 3 6, 7 6 13 और 6 19, 19 और 2 होते हैं आपके 21 और 5 होते हैं 26। तो ये इनका किसी का भी जो सम आएगा ना इन तीनों नंबर का, वो सम जो आएगा वो डिजिट्स का जो सम आएगा वो 3 से कटेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एक नंबर ऑलरेडी आ चुका है। तो दिस विल बी द राइट आंसर और राइट ऑप्शन फॉर इट। जयेश एंड मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 28,000 रुपये, और इसने कितना है, देखो जयेश ने कितने लगाए 28,000 रुपये, मोहन ने कितने लगाए 35,000 रेस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ द ईयर मोहन रिसीव्ड कितना, तो यहाँ पे क्या आ जाता है ATP, ठीक है, रिसीव्ड इतना एज हिज शेयर इन द प्रॉफिट दी टोटल प्रॉफिट इन द बिजनेस, मतलब प्रॉफिट कितना टोटल बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ ये हमने निकालना है। अमाउंट यहाँ पे अब देखो एक ने कितना लगाया यहाँ पे 28,000 सॉरी, उसके बाद 35,000, टाइम 12 मंथ दोनों का सेम ही है। इसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ इसको किसको हुआ है, ये वाला मोहन को हुआ है, इसको नहीं हुआ, इसको एक्स हुआ, मोहन को कितना हुआ 35,625
6250, 6250, बस इतना समझ लो। ये चीज़ें रेशो में इस तरीके के फॉर्मूला का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दी थी। अब जो ये अमाउंट 280000 अपॉन 35000 इक्वल्स टू हो जाएगा x अपॉन 6250, 6250, ये कट जाएगा, ठीक है। अब 35x इक्वल्स टू बचेगा आपका 6250 अपॉन 28, सॉरी कितना, 6250 मल्टीप्लाई बाई 28 अपॉन 35, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम 5 से, 5 7 जा 35 और इसको काटेंगे 1250, ठीक है। अब यहाँ पे 6250 था ना, तो 1250 और 7 से इसको काटेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये कितना हो गया 1250, तो ये कितना हो गया 5000, कितना हो गया। लेकिन उसने क्या पूछा है, टोटल पूछ रहा है वो, टोटल कितना होगा 5000, तो उसका प्रॉफिट हुआ, और 6000 प्रॉफिट उसका हुआ, 5000 तो 6000 11250, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। टोटल पूछा है ना, देखो टोटल प्रॉफिट 6250 तो किसको हुआ, मोहन को, और हमने किसका निकाल लिया अब, ये जयेश का 5000 हुआ, देन इट विल बिकम दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लीन कर लो, नेक्स्ट पढ़ दो। यहाँ पे आ जाते हैं, 20 किलोग्राम मिक्सचर एंड येलो पल्स, देयर इज 4 kg ब्लैक पल्स, द रेशियो ऑफ ब्लैक पल्स एंड येलो पल्स इज इन द मिक्सचर। अब देखो ये रेशियो वाले क्वेश्चन है। पहला क्या है, तो इन ए 20 किलोग्राम मिक्सचर ऑफ येलो पल्स एंड ब्लैक पल्स देयर इज 4 kg ब्लैक पल्स है, कितना है 4 kg क्या है ब्लैक पल्स, ठीक है। द रेशियो ऑफ ब्लैक पल्स एंड येलो पल्स इन दी मिक्सचर इज, अब हमें देखो इतना पता होना चाहिए, हमें नहीं पता कितना, बट इतना पता 4 अगर ये है तो वो x है, इक्वल्स टू 20, ठीक है, इक्वल्स टू 20, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 20 माइनस 4 विच इज 16, यानी कि अगर हमारा येलो पल्स एंड ब्लैक पल्स दे रखा है, तो जिसमें 4 kg ब्लैक पल्स है, तो ये कितनी आ गई येलो 16, ठीक है। अब ये कह रहा है रेशियो बताना ब्लैक का और येलो का, तो b अपॉन वाई को, b कितनी है 4, y कितनी आई है 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 1, 1 रेशियो 4, जो भी आंसर होगा उनका रेशियो, ठीक है, 4 4 जा 16, तो आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट, द डेसिमल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब इसकी डेसिमल फॉर्म बनानी है, ये तो अब इजीली बता दिया होगा सब बच्चों ने। 5 में डिवाइड कर दिया 8 से, पॉइंट लगा के 0, 8 6 जा 20 48, 2 बचा 0, 8 5 जा 8 2 जा 16, 4 बचा 0, 8 5 जा 0.625, कहाँ पे है वो आंसर करेक्ट है आपका, ठीक है। उसके बाद में द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर लेस देन 21, लेस देन नंबर 21 क्या है, जोड़ते चले जाओ, प्राइम नंबर कौन सा होता है तुम्हारा 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, ठीक है, 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19, और लेस देन पूछा है तो 21 को इंक्लूड नहीं करना है। देखो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 आता है सीधा, क्योंकि 9 को आप नहीं इंक्लूड कर सकते, ठीक है, 9 कैसा होता है प्राइम नंबर नहीं होता है। उसके बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, और 17 के बाद 19 है सीधा, ठीक है। 15 को भी इंक्लूड नहीं कर सकते, दैट इज नॉट प्राइम नंबर। जो नंबर अपने आप से ही करते हैं सिर्फ और 1 से, वही प्राइम नंबर्स होते हैं, रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर्स, ठीक है। सो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 वॉट एवर यू विल बी एडिंग, जो भी एडिशन होगा दैट विल बी योर आंसर। 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17 और 11 आपके 28, 28 प्लस 13 दिस विल बी बिकम 41, 41 प्लस 17 58 प्लस 19
58 प्लस 19 हो गया आपके 68 प्लस 19 विच इज 77। ठीक है, 77 इज द राइट आंसर। ठीक है। 48 ए पार्टी वॉज गिवन टू 30 चिल्ड्रन, 30 लोगों बच्चों के लिए पार्टी दी गई, पिज़्ज़ा बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक उसमें मंगाए गए हैं। वर बॉट 450 300 270, 450 300 कितना हो गया 750 हो गया, और 270 कितना हो गया 0, 7 और 5 कितने होता है 7 और 5 12, एंड 7 और 2 9 और 1 10, 1020 उसमें मतलब खर्च किए गए पूरे। अब वॉज शेयर्ड इक्वली 30 चिल्ड्रन में, द कॉस्ट ऑफ आइटम गिवन ईच चाइल्ड, भैया इसको 30 से डिवाइड कर दो, 30 से डिवाइड कर दो, तो 3 से अगर इसको जब काटोगे तो 3 3 जा 9 बचेगा, 3 4 जा 12, 34 रुपीज़ हर बच्चे पे आएंगे। ठीक है, 34 रुपीज़ हर बच्चे पर आएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट बोला व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ दिस टू गेट इतना 4009 में से, अगर इसका क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो इन दोनों का सम को माइनस कर दो, 3509 2165। ठीक है, 3509 तो 9 और 5 होते हैं 14, 6 और 1 7, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 5 6 7 4, तो माइनस कर दो 5 6 7 4 में से, तो 14 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे हमारे कितने 5, यहाँ पे 6 रह जाएंगे, यहाँ पे 6 रह जाएंगे, और यहाँ पे 1, 1665 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एक एग्जाम में दिव्या ने स्कोर किया कितना 340 मार्क्स आउट ऑफ 400, व्हाट परसेंटेज, अरे 340 नंबर आए हैं 400 में से दिव्या के, तो परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, इतना कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना 4 8 जा 32 होते हैं, तो यहाँ पे 2 और 4 5 जा, तो 85% उसको मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस द नंबर हुज 20% इज इक्वल टू 10, एक्स जो है उसका जो 20% है वो कितना है 10 है, तो x बताना है कितना है, तो x मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 100 इक्वल्स टू 10, और x इक्वल्स टू 1000 अपॉन 20, तो वो नंबर है बच्चों 50, कितना है 50। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो देखेंगे अगर 46% ऑफ नंबर इज 115, इफ 46 ऑफ ए नंबर, x का जो 46% है वो कितना है 115 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ तुमको, ताकि समझ में यहीं से आ जाए। तो x मल्टीप्लाई बाई, तो इस क्वेश्चन को अगर करोगे तो x इक्वल्स टू करोगे आप 115 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 46। ठीक है, अब क्योंकि इफ 46% ऑफ ए नंबर, वो नंबर x है, उसका 46% 115 है, देन व्हाट इज दी 150% ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का 150% कितना होगा, तो वो नंबर यहाँ से आ जाएगा। अब उसका क्या निकालना है, उस नंबर का 150%, तो 150 अपॉन 100 कर दोगे, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप काटोगे तो दिस विल बी बिकम 75। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 23 से इसको काटोगे तो 23 5 जा होते हैं 115, और 75 की अगर 5 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 5 5 जा 25, और 5 7 जा 35 एंड 2 37, अदरवाइज डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते हो अगर आपको याद है। 75 मल्टीप्लाई बाई 5 में करेंगे तो 2 जा 2 150 होते हैं, और 4 जा होते हैं 300, और 300 में एक बार और 75 को जोड़ना है, तो दिस विल बिकम 375। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें, यहाँ पे एक मेटल की रॉड है वॉज हीटेड एट टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस, कितने पे 120 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट किया गया, लेटर द टेम्परेचर रिड्यूस टू 34 डिग्री सेल्सियस, देन इट्स टेम्परेचर वॉज रेज्ड बाई 45 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द रोड, टेम्परेचर कितना, प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ द रोड, देखो पहले कितना था
120 डिग्री सेल्सियस उसके टेम्परेचर को रिड्यूस किया गया, फिर उसके बाद में उसको इंक्रीज किया गया, रिड्यूस 34 किया गया और इंक्रीज कितना किया गया 45। तो 45 तो यानी कि 45 में से 34 चले जाएंगे, 11 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया गया। तो 121 था 120 सॉरी 120 था 120 में 11 डिग्रीज कर 131 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर लिया, मतलब तुम्हें पता चल गया कि अब इतना इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है, पहले कितना था, इतना है, इतना इंक्रीज हुआ है, तो अभी बताना है प्रेजेंट का कितना है, +11 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन है उसको हीट करा गया टेम्परेचर ऑफ 62 डिग्री सेल्सियस है, इस टेम्परेचर ऑफ वेसल डिग्री इन फ़ारेनहाइट कितना होगा। तो ये 62 है मल्टीप्लाई बाई 9/5 + 32 करके कुछ ऐसे फॉर्मूला हमारा होता है। अगर इसको हमें किस में करना है 62 डिग्री सेल्सियस को अगर किस में चेंज करना है हमको, फ़ारेनहाइट में हम इसको चेंज करना है, तो इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, अब इसको करने के लिए जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आई थिंक डेसिमल में कुछ ऐसा तरीके से आंसर इसका आएगा। कर सकते हैं कैसे, 5 से अगर हम डिवाइड मल्टीप्लाई बाई करेंगे 62 में, 9 से 2 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 6 जा 54 एंड 55 अपॉन 5 आ जाएगा अब आपका। उसके बाद में +32 यहाँ पे चल ही रहा है, ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, उसके बाद में यहाँ पे बचते हैं आपके 3 और पॉइंट लगा के जब 0 डालोगे तो 5 6 जा 30 +32 तो 111, तो कितना हो गया +32 अगर आप करोगे इसमें 143.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस विल बी योर ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ये पूरा नहीं कट रहा था तो ये तो पक्का ही पता है कि या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, पूरा पूरा डिवीजन नहीं हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करेंगे यहाँ पे, जसपाल भैया क्या खरीद लिए हो। जसपाल भैया ने खरीदी है पुरानी कार, कितने रुपए की, क्या हुआ, चल जाइए, नहीं चल रहे हो क्या। ठीक है, ये मुझे लग रहा है बंद हो गया है, इसको हम फिर से चलाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऑलराइट, आप भैया जी आप मत जाओ, आपकी ज़रूरत है अभी। ठीक है, बच्चे बोर हो रहे हैं तो ये लो हमने कलर चेंज कर दिया। जसपाल भैया ने ओल्ड कार खरीदी 1,18,000। ठीक है, उसने स्पेंड किए मेंटेनेंस पे 7,000 और कर दिए। वाह भाई वाह, तो अब कितने की हो गई 1,25,000 की, कितने की हो गई 1,25,000 की। कार बेच दी, वाह भाई वाह, 1,40,000 की कार बेच दी। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट ही हुआ भैया, सिंपल सी बात है। 1,40,000 में से 1,25,000 अगर माइनस करोगे तो बच्चों ये बचेगा तुम्हारा 15,000। कितना बचेगा 15,000, कितने में से 1,25,000 में से। परसेंटेज निकालना तो 100 की कर दो मल्टीप्लाई, 30 30 30 30 30 30, तीनों जीरो से तीनों जीरो कट जाएंगी, तो कितना बचेगा 15/125 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको अगर इससे काटोगे 5 3 जा 15 और ये कितना कितने 25, 4 3 जा 12%, 12% इज द राइट आंसर। ठीक है, 12% इज द राइट आंसर। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि अभी हमारे कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ द नाइट एंगल विल बी। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्वेश्चन इज रियली इजी। तो इसमें करना क्या है मेरे बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। ठीक है, लेकिन पहले ऑफ यहाँ से सर्च करो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ राइट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो होता है ऐसे दो एंगल जिनका सम जो है 90 डिग्री हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ राइट एंगल, 1/10 ऑफ राइट एंगल होगा 9। कैसे, 90/10 करोगे तो ये आएगा 9। इसका अब क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री, 81। कितना होगा 81 + 9, जब भी तो 90 बैठता है कॉम्प्लीमेंट्री के केस में। अब इसका निकालना सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम जो है 180 डिग्री होता है। तो 81 180 में से -81 जाएंगे
तो कितना बचेगा 99। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये तरीका है इसको करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप करोगे, सेम ही टाइप का है। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ द राइट एंगल इज। देखो द सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, फिर वही बात है 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ द राइट एंगल। राइट एंगल होता है 90 अपॉन हाफ, कितना हो गया 45 डिग्री। इसका 3 टाइम्स कितना हो गया बच्चों 135। 135। अब 135 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या निकालोगे, ठीक है, तो 135 का सप्लीमेंट्री जब एंगल निकालोगे तो वो आएगा आपका कितना आएगा 55। 180 माइनस कर लोगे 135 में से, ठीक है, तो ये आएगा आपका, यहाँ पे बचेंगे कितने। देखो कभी कभी ऐसे कैलकुलेशंस ब्रेन में इंस्टेंटली नहीं आती है, तो 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ पे बचेंगे 7 में से 3 जाएंगे 4, तो ये है 45 डिग्री। ठीक है, कितना बचेगा 45 डिग्री। अब 45 डिग्री पूछा नहीं है इसने, पूछा कैसा बचेगा, तो एक्यूट एंगल होता है ये वाला एंगल। 45 बचेगा 55 वॉट एवर इट इज बिलो 90 एक्यूट एंगल। तो ओनली ऑप्शन ए, तो ओनली ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है बच्चों ऐसे फिगर में। ठीक है, जितनी वैल्यू इसकी होगी भैया उतनी एक्स की होगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसा होता है क्या, मुझे नहीं पता, मैंने ऑलरेडी क्लास में कई बार बता रखा है भैया। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ऐसे होते हैं, अगर जितना ऊपर का होगा उतना ही नीचे का होगा, जितना इधर का होगा इतना ही। अगर इनको बढ़ाओगे तो ऊपर का छोटा होगा तो नीचे का भी छोटा होगा। ठीक है, देख लो अपने आप, ये बड़ा हो रहा है तो ये भी बड़ा हो रहा है, तो आमने सामने के एंगल्स, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं, तो ये आमने सामने के एंगल्स बड़े होते हैं। ठीक है, जब भी 2 लाइन अगर ऐसे खींची हुई होती हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये एक्स एंगल जो है इतना होगा। अब एक लाइन है उस पर जो बनी हुई एंगल है ये पूरी 180 डिग्री की होती है, ये भी आपको पता है। तभी इसमें 150 ये दे दिया, 32 ये दे दिया, 50 और 32 ये हो गए आपके 82। 82 दे दिया, 180 में से 82 को माइनस कर रहे हैं हम लोग। 180 ये पूरा कितने का है 180 में से 82 को माइनस करते भैया, ये ले लिया ये ले लिया, दोनों के दोनों, तो अब कितना बचा ये 180 में से जब 82 चला जाएगा तो मेरे बच्चों ये बचेगा तुम्हारा 98। कितना बचेगा 98, और जो ये 98 बचा है तो इसके सामने x है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 98। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस को विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस विल बी थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ये नंबर दे दिया आपको, बेसिकली परिमेय संख्याएं बोलते हैं, अब इनको बोलते हैं हम रेशनल नंबर्स। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा, या तो पहला तरीका इनको ये है कि 2 में 3 से डिवाइड कर दो, डेसिमल में जो वैल्यू है जब तुमको छोटी बड़ी दिख जाए तो उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लो। ठीक है, या फिर वो थोड़ा सा जल्दबाजी का एक तरीका हो जाता है, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन के तौर पे अगर आपको यहाँ पे बता देता हूँ तो इसको कैसे करना है। थर्ड पोजीशन पे कौन सा आएगा, जब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग होता है नीचे से बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, ऊपर, और डिसेंडिंग होता है ऊपर से घटता हुआ, रिड्यूस होते हुए टर्म में। तो 3 का 6 का और 8 का 14 का क्या निकालोगे एलसीएम, 3 6 8 और 14। ठीक है, यहाँ पे निकाल लोगे। अगर मैंने ऑलरेडी ट्रिक भी बताई हुई है, बट ये देख लो कि इन चारों नंबर में से ये देख लो बड़ा नंबर कौन सा है। अगर वो बाकी के 3 नंबर से कट रहा है तो वही होगा, अदरवाइज इसी का टेबल पढ़ते हुए चलते चले जाओ। ठीक है, बट अभी के लिए फिलहाल ऐसे काट लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 और 14। उसके बाद में 2 1 4 7, उसके बाद में 4 यही रहेगा और 7 यही रहेगा, और यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 4 जा 24, और 24 7 जा कितने होते हैं 168, 7 4 जा 48, 7 2 जा 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 2 16, 168 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका होगा। अब सभी का जब एलसीएम, इसका यहाँ पे 168 लिख लोगे, ठीक है, सेम एलसीएम बनते चले गए। 3 से जब इनको काटोगे तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे 4 2 जा 8, 7 जा 56, और 56 2 जा कितने होते हैं 112। तो पहला नंबर तो ये आ गया। दूसरा नंबर जब निकालोगे तो इसका नीचे भी क्या लिख लोगे
यहाँ पे लिख लोगे 168, ठीक है, और 28 5 जा कितना हो गया 6 से अगर इसमें डिवाइड करोगे 28 आ जाएगा, 28 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 8 जा 40 और 5 2 जा 10 और 4 14, दूसरा नंबर ये आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। उसके बाद में 8 आ गया यहाँ पे आपका, ठीक है, 21 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 147 अपॉन 168, तीसरे नंबर पे ये आ गया। 14 यहाँ पे दे रखा है आपका, 4 3 जा 12, तो 12 9 जा 108 अपॉन 168, फोर्थ नंबर आपका ये आ गया। अब इन चारों में तुम्हें ये बताना है ऊपर के नंबर को देख के, क्योंकि ऊपर का नंबर क्या होता है, जो p की वैल्यू बेसिकली होती है p अपॉन q की फॉर्म में जब लिखा जाता है इसको, तो ऊपर वाला नंबर में देख के बताना है कौन सा छोटा है, फिर बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है तुमको 108 दिख रहा है, उसके बाद में दिख रहा है 112 दिख रहा है, उसके बाद में दिख रहा है 140 दिख रहा है। तो 140 ये इसकी वैल्यू है 5/6 की। तो इसमें तीसरे नंबर की ये पूछी है, व्हेन दीज फ्रैक्शंस, तो विल बी द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3, 3 किसका नंबर है ये वाला 5/6, तो 5/6 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ इट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट, इसका दूसरा तरीका भी होता है डेसिमल में कन्वर्ट करके, वो क्विकली आप यहीं पे देख सकते हो, ठीक है। क्विकली अगर डेसिमल में डिवाइड कर सकते हो तो 3, जैसे मान के चलो ये 2 है, नहीं चलेगी बार, पॉइंट लगा लोगे 20 हो जाएगा, 3 6 या 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 3 6 या 18 हो जाएगा। उसके बाद फिर बचेगा 3, फिर 3, पहले वाले के तो ये वाली 0.66। दूसरा नंबर अगर यहाँ पे है, इसको भी इसी तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे। सेम वे में यू कैन कंटिन्यू द थिंग्स फर्दर, ठीक है। इसको भी ऐसे करेंगे, अगर 0.50 है, 6 का टेबल पढ़ेंगे आप कब तक, 50 तक, 6 9 6 8 जा 48, तो ये इससे थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, और 6 2 जा 6 3 जा 18, 0.38। इस तरीके से हम इसको भी कर लेंगे। देखो इन दोनों में पता चल रहा है कि हमारा कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, तो एनीवेज क्वेश्चन ये ठीक था, इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है, जिसका ये है उसने ठीक किया होगा। अब यहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया, अरेंज द फ्रैक्शंस इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर। अब क्या पहले बड़ा लिखना है फिर छोटा, चलो मैं इसको इस मेथड से बता देता हूँ। यहाँ पे ऊपर 2 है, नीचे 9 है, 2/5 2/11 2/7 है, ठीक है। तो या तो इसको एक मेथड और है, ठीक है, दैट आई एम नॉट हिटिंग इन माई माइंड राइट अवे, बट हम उसको क्विकली सॉल्व करने के लिए 2/9 है, 9 किस तरीके से कर सकते हैं। 9 का टेबल अगर हम 20 में पढ़ेंगे 0.92 जा 18 और 0.22 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में ये कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये कितना आएगा 0.18 आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको कितना आ जाएगा 0.28 आ जाएगा। अब यहाँ इन चारों में से अब आपको पता चल सकता है कि इनको किस में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा तुमको यहाँ पे नंबर कौन सा दिख रहा है, 0.4 सबसे बड़ा है, 0.4 सबसे ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद में इससे जो छोटा कौन सा नंबर दिख रहा है आपको 0.28, उससे छोटा कौन सा नंबर दिख रहा है 0.22, उससे छोटा 0.18। अब क्या कह रहा है, इनको ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। अब ये किसकी वैल्यू है, ये है 2/11 की वैल्यू। उसके बाद में 0.28 किसकी वैल्यू है 2/7 की वैल्यू। इसके बाद में 0.22 किसकी वैल्यू है 2/9 की वैल्यू। उसके बाद में 0.18 किसकी वैल्यू है 2/11 की वैल्यू, सॉरी 0.18, दो बार तो नहीं लिख दिया हम, 2/11 दो बार ही लिख दिया। 0.4 किसकी वैल्यू थी 2/5 की। तो ये यहाँ पे देख लो 2/5 कहाँ पे सबसे पहले आ रहा है, इसमें आ रहा है पहले 2/5 2/7 2/9 2/11। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये बहुत इजी वे होता है कि जल्दी से तुम ऑप्शंस के टाइम पे इसको सॉल्व कर सको। लार्जेस्ट अमंग द फ्रैक्शन, इनमें से सबसे बड़ा नंबर बताना है तुमको, लार्ज नंबर कौन सा है। वही तरीका है, अपना लो आराम से। 0 पॉइंट इसको करेंगे डिवाइड, 0.95 जा और 0.55 आ जाएगा। इसको करेंगे अगर हम सॉल्व करेंगे 0.3, उसके बाद में 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5
5 और उसके बाद में अगर हम इसको करेंगे 8, ये इतना आ जाएगा। 6/13 को अगर हम लिखेंगे, 6/13 को बेसिकली अगर हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 0.4 और उसके बाद में 8 बच जाता है। देखो मैं ये कैर भी कैसे रहा हूँ, जैसे 6 है, 6 में 13 से डिवाइड किया, ठीक है, तो कित पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, 13 4 जा 52। अब 8 बच रहा है, मैं अपने माइंड में कैलकुलेट कर रहा हूँ, 8 बच रहा है, फिर 0 लगा लिया आपने, ठीक है। और 13 का टेबल पढ़ना है या 13 का टेबल पढ़ना है, 13 पंजे 65, 13 6 78, ठीक है, 13 6 तो 4 6 लिख लेंगे। तो दो डिजिट तक हमने निकाल लिया। अब आपको इनमें पता होगा इनमें से लार्जेस्ट कौन सा दिख रहा है, ये 4 6 है, ये 55 है, ये तो 0.58 सबसे बड़ा तुमको दिख रहा है, 0.58 जो कि 30 नंबर 7/12। तो यहाँ पे ऑप्शन में होगा जरूर 7/12। इसको आंसर को आप करेक्ट कर दो, ठीक है, दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी एडेड टू इतना, इसमें क्या ऐड करें हम, ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर में हम क्या ऐड करें इतना मिलने के लिए। तो सिंपल से ऐसे क्वेश्चन में इतने में से इसको माइनस कर दो, ठीक है, एलसीएम ले लो 65, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 169 माइनस 5 5 या 25, 169 में से जब 25 को आप माइनस करोगे 144 आ जाएगा अपॉन 65 आ जाएगा। तो ये आंसर आपका यहाँ पे 144/65 करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 63। देखो मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी ऐसे ही बता सकता था, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, कहीं से सॉल्यूशन देख करके, ठीक है, बट व्हाई आई एम ट्राइंग टू गिव दिस सॉल्यूशंस। मैं ये आपको सॉल्व करके किस लिए दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि कैसे कैसे इसका आंसर वाकई में ये है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ने या ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस ने कोचिंग मैं देख रहा था तो वो क्या कर रहे हैं, सिंपली बस एक छोटी सी एब्रिविएशन दे करके उनको सॉल्व करके बस नहीं दिखा रहे हैं और सीधा ये बता रहे हैं कि हाँ ये इसका ऑप्शन ये करेक्ट है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड कि वो है करेक्ट तो क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। तो दैट्स व्हाट आई एम जस्ट राइटिंग ऑल दीज थिंग्स, और ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैच लिस्ट 1 लिस्ट बी, लिस्ट 1 को लिस्ट बी के साथ में मैच करना है। हाफ ऑफ द सर्कल होता है बच्चों सेमी सर्कल, तो ए तो थर्ड के साथ कनेक्ट हो गया। हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, भैया डायमीटर होती है, सीधी सी बात है। सर्कल में देखा होगा तुमने ये वाला, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या हो सकती है, यहीं पे अगर यहाँ भी खींचोगे ना, देखो ये भी छोटी होगी, ये भी छोटी होगी, जो सेंटर से होके जाएगी, और सेंटर से जाकर होने वाली कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर ही होती है। और ये हाफ ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो आधा हिस्सा है, अगर ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, तो मैं इस सर्कल को अब यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मिटा दूँ, इतना कर दूं, तो ये हाफ, ये सेमी सर्कल बन जाता है। क्या बन जाता है, सेमी सर्कल, वही मैंने लगाया। द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स ए सर्कल, लाइन सेगमेंट जो कि एक सर्कल को डिवाइड करता है इन 2 इक्वल पार्ट्स, उसको क्या बोलते हैं। देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ये देखो गौर से, द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स ए सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो ये जो है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अब 2 इक्वल पार्ट्स में ये जो लाइन सेगमेंट है, इसको भी हम बेसिकली वैसे तो बोलेंगे क्या, इसका ऑप्शन वही करेक्ट होना चाहिए जो डायमीटर है, क्योंकि ऐसा एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 भागों में डिवाइड करता है। ये लिख रखा है हिंदी में, वृत्त को 2 समान भागों में बांटने वाला रेखाखंड बेसिकली क्या होता है, डायमीटर ही होता है। देखते हैं, अभी मुझे नहीं पता क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। ऑल डायमीटर ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ऑल डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल, भाई कितने एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये 4 पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये इससे कनेक्ट होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब मुझे यहाँ पे पता करना है कौन सा, ए जो क्वेश्चन था इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा, ये समझने के लिए, ठीक है। ये मैंने होपफुली आपको भी दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे देखूँगा मिला करके इसको, ये तो हो गया ए का हो गया थर्ड, ठीक है, हाफ ऑफ द सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल क्या हो गया, सेमी सर्कल होता है, ठीक है। उसके बाद में
हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। ओके, हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड, देखो ये हमने थोड़ा सा, हाँ मैं वही तो बोलूँ, ये लॉन्गेस्ट कोड और इसका हाफ ये होती है बच्चों रेडियस। तो यानी कि बी का फोर्थ हो गया, ठीक है। द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स ए सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो दो भागों में डिवाइड करने वाली पार्ट डायमीटर, यानी कि सी का हो गया आपका 1 और यहाँ पे डी का आपका हो गया ये वाला जो पॉइंट है सेकंड। तो अब यहाँ पे देखो ए थर्ड से किससे कनेक्टेड है, ए इसमें भी कनेक्टेड है, इसमें भी कनेक्टेड है, उसके बाद बी फोर्थ से, ये आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए। सी का फर्स्ट है और डी का सेकंड है, आंसर नंबर बी। जिस बच्चे ने बी आंसर लगाया है उसका वो करेक्ट है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट है 64 बच्चों। 64 क्या कह रहा है, इन दी फिगर ओ इज द सेंटर, ओ तो सेंटर हो गया ऑफ द सर्कल ए बी। ए बी क्या है, ए बी दे रखा है 8, ये पूरी दे रखी है बच्चों 8 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ ओ पी, ओ पी देखो ये क्या है, ये जो है वो ये है, वो ये है, वो ये है, क्यों, ये रेडियस है ना, तो जब ये पूरी 8 है तो ये 4 ही होगी ना, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि डायमीटर की आधी क्या हो जाती है, रेडियस। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट 3 cloth pieces of length 7 meter, 7.5 meter and 9.5 meter respectively are cut in piece of identical maximum length. The length of the each small piece, देखो द मैक्सिमम लेंथ पूछी है और सेंटीमीटर में पूछी है, तो पहले इनको सबको सेंटीमीटर में कर लो। 7 को मीटर है तो 700 कर दोगे, सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये 750 मीटर है तो ये 750 सेंटीमीटर में हो जाएगा, ये 950। अब ये सब सेंटीमीटर में हो गया बच्चों, किसमें हो गया, और इन तीनों का हम लोग क्या निकाल देंगे, मैक्सिमम लेंथ पूछी है तो इन तीनों का हम निकाल देंगे HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालोगे तो 700 का लिखोगे यहाँ पे 50 इंटू, डायरेक्ट में निकाल देता हूँ, तो ये कितना है 700 है ना, तो 52 इंटू 7, ठीक है, 7 2 जा 14, 14 5 जा 70। उसके बाद में इसका हो गया 50 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये कितना 5 इंटू 7, ठीक है। अगर करके भी देखोगे तो आप करके देख सकते हो, 7 5 जा होते हैं 35 और 35 5 जा कितने होते हैं 70, देखो या यहाँ पे कर लो 750 के फैक्टर अपना आराम से, ठीक है। फैक्टर करोगे तो 5 से अगर तुम काटोगे, 5 को 25 0, ठीक है, 2 25 3 जा होते हैं, सॉरी 3 से काटोगे तो मैं इसको अच्छे तरीके से दोबारा से समझा देता हूँ आपको। या फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट HCF अगर निकालना है तो बेसिकली इसका जो HCF ऐसे आएगा 700 और यहाँ पे 750 और यहाँ पे 950, ठीक है। तो इसको अगर डिवाइड करना है तो बहुत सारे तरीके हैं। ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। अगर डिविजनल मेथड सबसे इजी होता है, 750 से इसमें कर दिया, 1 जा चला, 700 आ जाएगा, 50 बचा, 50 से डिवाइड करोगे 950 में तो 50 1 जा 50 बचा कितना 45 में फिर नहीं चलेगी बात तो 0 लगा लोगे, तो 50 से के काटोगे इसे तो 58 जा होते हैं 400, 59 जा होते हैं 59 जा होते हैं 450, कट जाएगा तो 50 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, 50 क्या आ जाएगा इसका आंसर। डिविजनल मेथड है। 700 के अगर फैक्टर करोगे 2 7 जा 14 मल्टीप्लाई बाई, डायरेक्ट मैं 50 लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 50 सभी में मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में 75 के फैक्टर कैसे करोगे, 75 के तो 50 तो यहाँ पे लिख दो, और अगर 5 से 75 को आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 15 आ जाएगा, 3 इंटू 5 इसके, 3 5 जा 15 और 15 बन जाए 75, ठीक है। यहाँ पे 95 को फिर काटोगे
19 पंजे 95 होते हैं, 19 5 जा, तो सीधा सीधा काट लो 19 इंटू 50, तो देखो 50 सभी में कॉमन है, तो ये तो हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड, और ये बेसिकली कौन सा मेथड हो गया, डिविजनल मेथड। तो आंसर हमारा जिस बच्चे ने 4 लिखा है उसका बिल्कुल करेक्ट है भैया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मैंने बोला था बिल्कुल आएगा ऐसा क्वेश्चन, तो लिख ही लो दिमाग में। HCF और LCM ऑफ टू नंबर्स, जो नंबर दे रखे हैं 150 इंटू 25, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर, 1 दे रखा है उसमें 75, दूसरा नहीं पता है, मल्टीप्लाई बाई एक्स। इस 7 इसको हमको यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, सीधा नीचे लिख देते हैं 75, 75 टू जा 150, 25 टू जा 50, 50 विल बी द राइट आंसर। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट। तो अदर नंबर निकालना, तो अदर नंबर क्या आएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर बॉट ए टेबल एंड ए चेयर। ए शॉपकीपर ने क्या बेसिकली क्या 1900 रुपये की तो टेबल, 600 की चेयर। ही सोल्ड बोथ आइटम्स टू अंकित विद 15% प्रॉफिट। 1900 और 600, तो कितना हो गया बच्चों, 2500 रुपये की दोनों चीज़ें खरीदी, 15% उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है। 25 की 15 में मल्टीप्लाई करोगे, 25 पंजे 125 होते हैं, और 25 एकम 25, और प्लस 12 अगर तुम करोगे तो वो हो जाता है 37। ठीक है। कितना हो गया, 375 रुपये का प्रॉफिट उसने लिया। हाउ मच अंकित पे टू द टेबल एंड चेयर, उन दोनों के लिए 2500 तो उसकी थी कॉस्ट, तो 2875 रुपये। कितने, जो भी आंसर होगा, आंसर नंबर 4। 4 बहुत, 3 लगातार ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट आ रहे हैं इस वाले सेट में। सब सेट अलग अलग है, किसी में कोई क्वेश्चन कहीं होगा, किसी में कहीं होगा, ये आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 68, 2.6 किलोग्राम है प्लस 3 kg 700 ग्राम्स है, इसको कितना लिखेंगे। देखो किलोग्राम में किलोग्राम ऐड कर लो, 3 और 2 5 होते हैं, 5 ये तो ऐसे लिख सकते हो, सीधा सीधा लिखो 2.6। ठीक है। उसके बाद 3.7 लिख दो, कितना हो गया 13, और ये 6.300 ग्राम्स। ये 6 kg 300 ग्राम्स। दिस इज द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट, द साइड ऑफ ए क्यूब फॉर्म बाय मेल्टिंग। ये देख लो, एक क्यूब है, फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड क्यूबॉइड विद डायमेंशन 389 इज। उसकी साइड निकालनी है, मतलब एक क्यूबॉइड की फॉर्म में है और क्यूब की फॉर्म में उसको फॉर्म किया गया है सॉलिड क्यूबॉइड को। तो इसका वो क्या निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 LBH होता है, तो कितना हो गया 8 9 जा 72, 72 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे आप तो आ जाएगा कितना, 72 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे 7 3 जा तो 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 216 इसका। अब इसको हमें पता है, अगर हमें क्यूब की क्या निकालनी है, साइड निकालनी है, साइड इक्वल टू होता है वॉल्यूम का क्यूब रूट, तो 216 का क्यूब रूट निकाल लो, तो कितना आएगा 66666, यानी 6 की पावर क्यूब, और इससे ये कट जाएगा तो 6 से 8 आ जाएगी। ठीक है। कहीं पे भी है 6, ये रहा, दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद में बच्चों 8 स्मॉल क्यूब्स हैं। अब 8 छोटे छोटे क्यूब दे रखे हैं। ठीक है। 2 सेंटीमीटर 8 हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो हो गई इसकी क्या वॉल्यूम, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 ही क्यूब हैं, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया सारे क्यूब्स का मिला करके 8 8 जा 64 सेंटीमीटर की क्यूब इन सभी का। अरेंज टू ए फॉर्म ए लार्ज क्यूब, इसको एक लार्ज क्यूब में बनाया गया। द वॉल्यूम ऑफ द लार्ज क्यूब इज, अरे 64 यही पूछा है, बस सिंपल सा लिख दो। 8 स्मॉल क्यूब है, ईच हैविंग 8 2 सेंटीमीटर का है, सबको मिला करके एक बड़ा क्यूब बना दिया गया है। और बड़ा क्यूब जो छोटे छोटे का, जब एक का कितना है 2 2 जा 4 2 जा 8, तो बड़े का कितना होगा मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ 420 ऑरेंजेस इज इतनी, देखो 420 की कितनी है 2520 अपॉन 420 हो जाएगी एक की कॉस्ट। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 8 दर्जन ऑरेंज मल्टीप्लाई बाई 8 कर दो। ठीक है। 0 से 0 को काट लो, और 8 से 2 4 जा 8 और 2 1 जा
ठीक है, इसको इस तरीके से काट लोगे। अब यहाँ पे डायरेक्टली इसको काट सकते हो 21 से, 21 वन जा 21 बचे 2 4 21 2 जा 42, 12 इंटू 4 48 रुपये। ये कितने की आई कॉस्ट? लेकिन आई एम सॉरी गाइस, तो दिस इज 8 दर्जन पूछा है यहाँ पे। देखो 8 दर्जन की कॉस्ट कितनी होगी, तो 8 दर्जन मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, 8 की सीधा मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन 8 दर्जन की पूछ रहा है, तो ये दिस इज नॉट द राइट वे। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को अगर तुम करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पे जहाँ मैंने 8 लिखा है, देखो मल्टीप्लाई बाई, पूरा लिख देता हूँ उसको, कितना है 2520 अपॉन 2520 अपॉन 420, एक की कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाई 8 दर्जन होते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाई 8, 12 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। उसके बाद में अगर आप इसको काटोगे तो 2 4 जा 8 और 2 21, ठीक है, इस जीरो से ये जीरो काट दोगे, ठीक है। अब आपका बचता है ऊपर 252 अपॉन 21 मल्टीप्लाई बाई 12 इंटू 4, 21 से इसको काटोगे 12 टाइम्स से कट जाएगा। अब 12 की 12 में मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो 144 हो जाता है, 12 12 जा मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 117, 4 1 जा 4 और 1 4 और 1 5, 576, जहाँ पे भी आंसर हो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद में तो सिली मिस्टेक्स बच्चे ने भी बहुत ज़्यादा करी होंगी, आई कैन एक्सपेक्ट, वो जल्दबाजी में ऐसा होता है जब तक, इसलिए हमें पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए कि वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ़ 16 बैग्स कॉस्ट ₹1520 है, कितने की, 16 बैग्स की, द कॉस्ट ऑफ 3 बैग्स विल बी, तो 16 की है तो इतनी, तो एक की कितनी हो गई अपॉन 16, 3 बैग्स की कॉस्ट निकालनी है तो वो निकाल देंगे हम यहाँ से, तो 16 2 8 जा 16, और यहाँ पे अगर इसको काटेंगे 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12 0, ठीक है, 760 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसको फिर हम इससे काटेंगे, देखो फिर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, तो 16 बैग्स की जो कॉस्ट है वो 1520 है, देन द कॉस्ट ऑफ 3 बैग्स, तो हमने कहीं मिस्टेक, 2 4 जा 8, उसके बाद में इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 और ये 0, फिर इसको 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और यहाँ पे इसको फिर काटेंगे हम डायरेक्ट 2 से, तो ये आ जाएगा अपना 190, 2 से फिर काटेंगे 190 को, अगर हम बेसिकली काट रहे हैं तो ये हमारा जो बैठेगा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 होने के बाद में यहाँ पे बचता है 2 5 जा 10, तो 95 की मल्टीप्लाई बाई 3 में कर दोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27 और 1 28, 285, ऑप्शन नंबर 4। देखो कितने ऑप्शंस, कितने क्वेश्चंस में ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट है, ये इसका 1285 आंसर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 73 को करने के लिए आपने क्या बताना है, विच ऑफ द एंगल इन द गिवन फिगर इज इक्वल्स टू ऑफ 3 राइट एंगल। 3 राइट एंगल्स का मतलब होता है 90 माइनस के 3 विच इज 270, इनमें से कौन सा 270 है भैया। देखो ये पूरा एक एंगल जो है, ये जो एंगल दिख रहा है ये है आपका 360 डिग्री, जिसमें से 90 डिग्री तो ये निकाल दिया, तो बचा कुछ ये ई जो एंगल है ये कितना हो गया 270, ये हो गया। और कहीं दिख रहा है हमें, ये पूरा होता है 180, तो ये तो इससे कम ही है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता बच्चों। हाँ यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा एंगल कितना होगा 360, इसमें से अगर ऐसा कर रहे हैं पूरा एंगल ये कितना होगा 360, लेकिन ये वाला जो एंगल 90 हटा दिया तो ये बचा हुआ ये जो एंगल है ये कितना हुआ, ये सी है, क्या है ये मुझे दिख नहीं रहा है अब, हाँ सी, तो ये भी क्या हो गया सी एंगल जो हो गया 270, और ये 90 90 90 90 नहीं, और बाकी के नहीं दिख रहे हैं, तो ऑप्शन में जहाँ पे ई और सी होगा वो करेक्ट होगा, एंगल ई एंड एंगल सी ओनली, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की, तो 74 है, नेम द टाइप ऑफ एन एंगल
whose measure is 26 degree more than the difference between the angles 146 में से 82 को माइनस कर दो तो यहाँ पे बचेगा 4 और 14 में से 8 जाएंगे तो बचेगा बच्चे 6। ठीक है, इससे 26 ज़्यादा है तो कितना हो गया ये, अगर 26 इससे ज़्यादा है तो ये हो गया 90, तो राइट एंगल हो गया। ये कैसा हो गया, राइट एंगल, क्योंकि 64 और 26 होते हैं 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 75 विच इज लास्ट ऑफ द मैथमेटिक्स सेक्शन। टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 40 डिग्री। टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कितने हैं, 40 डिग्री और 50 डिग्री। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। नेम द ट्राइंगल बेस्ड ऑन द साइड्स एंड एंगल। भैया देखो, एक एंगल है, ट्राइंगल है सॉरी, एक तो दे दिया कितना 40 डिग्री, एक दे दिया 50 डिग्री, तो ऑब्वियसली बात है ये तो 90 हो गए, हमें पता 90 नहीं, दूसरा जो होगा, तीसरा जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री। तो अभी ये इसको क्या बोलोगे तुम बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल बोलोगे ना, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये कहाँ पे है, और कहीं पे भी दिख रहा है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, चलो अगर कहीं पे ऐसा हो जाता ना, राइट एंगल 2 बार दे दिया होता तो लेकिन वहाँ पे स्केलेन होता है। स्केलेन क्यों है, अब स्केलेन सारे के तीनों अलग अलग साइड्स हो जाएंगे इस कंडीशन में। ठीक है ना, तो दिस इज द वे टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दी क्वेश्चंस। तो मेरे बच्चों, अब तो तुमको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और ये पेपर हमने मैथ्स का सेक्शन जो है ऑलमोस्ट क्या सब कुछ क्लियर कर लिया है। यहाँ से इंग्लिश का सेक्शन है विच हैज़ बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बाय मी। ठीक है, नाउ एंड पार्ट 1 वीडियो में आपने ऑलरेडी दिव्या मैम का लेक्चर देख ही लिया होगा, जिसमें उन्होंने रीजनिंग को और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बेस्ट ऑफ लक बच्चे।